सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने बात करी थी पहले कि वित्तीय विवरण हैं उनके जो एनालिसिस का वीडियो हम बनाएंगे, तो उस वीडियो के लिए हम आ चुके हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका एनालिसिस जो है उसको पढ़ने से पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। ठीक है, क्यों पढ़ने होंगे? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमें पता नहीं है तो उसका एनालिसिस हम क्या करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे एनालिसिस रूप से अपने सब्जेक्ट है। तो फिर सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है? दीज शोज फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो कि एक बिजनेस की, एक फर्म की, एक व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि बुक्स हैं बिजनेस की, लेजर है, केस बुक है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताती। इनके अंदर सिर्फ एंट्रीज होती है कि क्या खरीदा, क्या बेचा, ये सब चीज़ें। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। ये कई तरह के होते हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट है वो इनकम स्टेटमेंट कहलाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। और अन्य भी है आजकल मॉडर्न टाइम्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये अन्य आजकल शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है कि कैश कितना आया, कहाँ से आया, किधर गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, वो बताता है कैश के फ्लो के बारे में। अब उसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। जो हमारा प्रॉफिट लॉस है बिजनेस का, वो उसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन करते हैं ये, और एक्चुअल एसेट और लायबिलिटी की प्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाना ज़रूरी है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ बिजनेस में, और बिजनेस की एक्चुअल एसेट एंड लायबिलिटी क्या है। तो ऊपर हमने देख लिया है, अब आगे चलते हैं। यूजर कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर में जो उसको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो यूज करते हैं ना, उनको कहते हैं इंटरनल यूजर। जैसे कि मैनेजमेंट, CEO, ऑफिसर्स, ये इंटरनल यूजर होते हैं। जबकि एक्सटर्नल यूजर होते हैं, वो होते हैं जैसे एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई एक्सटर्नल कैसे हो गया? एम्प्लॉय एक्सटर्नल इसलिए हो गया कि वो देखेगा कि वो उसमें डिसीजन थोड़ा ही करता है एम्प्लॉय। वैसे तो मैनेजमेंट और वो भी एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर कर्मचारी वर्ग की बात करी जाए तो वो अधिकारी नहीं होते। कर्मचारी वर्ग है वो तो अपना बोनस वगैरह देखेगा। तो अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो उसको बोनस मिलने की, या फिर उसको कर्मचारी को कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह मिलने की संभावना रहती है। ओनर होता है वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ओनर जैसे कि एक कंपनी है तो उसमें जो चलाने वाले होते हैं वो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, जबकि ओनर होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो ओनर होते हैं। वो चलाते नहीं कंपनी को, कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर है। तो जैसे रिलायंस का जो है इक्विटी शेयर होल्डर है, तो वो कोई भी जाके ऐसे थोड़े ही बोल देगा कंपनी को कि मैं इसका इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, आप ऐसे करो वैसे करो। कंपनी चलाते हैं तो डायरेक्टर ही है। इसलिए जो ओनर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं। वो देखते हैं कि हमारे शेयरों की जो वैल्यू है कितनी बढ़ गई या कितनी घट गई, शेयर रखें या नहीं रखें, यानी ओनर रहे कि नहीं रहे। अगर वो शेयर बेच देते हैं तो ओनर नहीं रहते, और अगर शेयर रखते हैं तो ओनर होते हैं। उसके बाद होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग जो कि किसी कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो ये देख के इन्वेस्ट करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह देख के इन्वेस्ट करते हैं कि वास्तव में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो घाटा होगा या फ़ायदा होगा। ठीक है। लेंडर्स जैसे बैंक वगैरह है, तो बैंक वगैरह किसी कंपनी को उधार तभी देते हैं जब वो कंपनी के शेयर हैं जो अच्छे बढ़ रहे हों, शेयर मार्केट में आगे बढ़ रहे हों, तो ही उधार देते हैं। तो बैंक वगैरह उसकी साख को देख करके उधार देते हैं, तो लेंडर्स हो गए। और गवर्नमेंट भी ये देखती है कि बैलेंस शीट में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब कितना हो, तो गवर्नमेंट अपनी एजेंसी से उसका टैक्स वगैरह कलेक्शन कराने का और रिसर्चर्स और पब्लिक भी देखती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ख़राब है। अगर कंपनी का खुद का दिवालिया हो रहा है तो पब्लिक उसके प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है अगर कंपनी, तो उसको यूज़ नहीं करती पब्लिक। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओनर है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है। देखो, ओनर होता है वो एक्सटर्नल ही होता है।
अगर ओनर इंटरनल होगा तो वो तभी होगा जैसे वो कंपनी में एक एज ए CEO भी काम भी कर रहा हो, तो वो इंटरनल होगा। लेकिन वो बिकॉज ऑफ CEO होने की वजह से इंटरनल है, नहीं कि ओनर होने की वजह से। ओनर एक्सटर्नल है और एम्प्लॉय एक्सटर्नल, आप याद रखिए इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब व्यापार। तो ट्रेड व्यापार को कहते हैं, तो व्यापार होता है गुड्स का। तो ये गुड्स का अकाउंट है एक तरह से, तो इसको गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। यानी कितनी गुड्स खरीदी, कितनी बेची, ये सब डिपेंड करता है इस पे, ट्रेडिंग अकाउंट पे। इट शोज टेल्स ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स। यानी गुड्स बेचने से, गुड्स खरीदने से कितना फायदा हुआ। जैसे गुड्स 100 खरीदी और 100 गुड्स 100 रुपये खरीदी और 100 गुड्स 150 बेची, तो गुड्स खरीदने और बेचने से कितना फायदा होगा, 50 का। ठीक है, तो ये गुड्स पे डिपेंड करता है। बाकी जैसे अब जैसे आग लग गई तो उस चीज़ को इसमें नहीं आएगा, गुड्स में नहीं आएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो गुड्स खरीदने बेचने से रिलेटेड नहीं है। कंपनी का आग लगने से माल ख़राब हो गया तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा है कि जैसे कंपनी ने कोई एसेट बेची, जैसे कंपनी की मशीन थी वो बेच दी कंपनी ने। तो पहले मशीन खरीदी थी, उस टाइम वो 1 करोड़ की खरीदी थी और अब 1.5 करोड़ की बेची है। तो लेकिन वो गुड्स नहीं है कंपनी, गुड्स वो है जिसके लिए कंपनी रेगुलर काम करती है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, एसेट खरीदने बेचने वाला। तो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स आती हैं। अब यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और आगे जो P&L अकाउंट आएगा उससे हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है वो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ग्रोस प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट तभी होगा जब हमने कोई चीज़ है वो खरीदी तो कम मात्रा कम में और उसको बेचा अधिक में, तभी तो प्रॉफिट होएगा। इसलिए अगर सेल्स ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, कॉस्ट है गुड्स सोल्ड, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मतलब है कि जो वस्तुएं हमने बेची उन पर कितनी कॉस्ट आई थी, चाहे उनको बनाया गया है, चाहे खरीदा गया है, चाहे कैसे भी हमने कंपनी में करा। जैसे एक तरीका तो ये है कि हमने कंपनी में रॉ मटेरियल खरीदा और फिर उससे हमने गुड्स बनाई। ठीक है, तो रॉ मटेरियल 100 का था और गुड्स पूरा बनाने में हमने 150 रुपये जैसे खर्च हो गए। ठीक है, और उसको बेचा हमने 200 में, तो सेल्स हो गई 200 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 150, तो 50 का ग्रोस प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से अगर कॉस्ट ज़्यादा रहती है और सेल्स कम हुई तो फिर हमारा ग्रोस लॉस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेल्स आगे जो सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको समझ लें, ये उल्टा होगा। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होएगी और सेल्स कम होएगी। ठीक है, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स आएगा जब ग्रोस लॉस हम पता करेंगे। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लें इसको। थैंक यू। आगे देखें, ऑफिस एक्सपेंडिचर आर नॉट टेकन इन अकाउंट इन मेकिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑफिस में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इसमें नहीं लिया जाता। क्यों लिया जाता? क्योंकि वो गुड्स से रिलेटेड नहीं है। यहाँ हमें सीधा सीधा वो देखना है कि जो गुड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो लेनी है। ऑफिस के अंदर बिजली खर्च हो गई, ऑफिस के अंदर ये खर्च हो, वो नहीं। फैक्ट्री के अंदर कुछ खर्च हो रहा है वो हम ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि वो गुड्स के प्रोडक्शन में खर्च हो रहा है। तो गुड्स पे जो कॉस्ट खर्च आ रही है ना, गुड्स बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है उसको लेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है और फिर उसको सेलिंग वेलिंग करने का है, तो वो एक जो है वो तो है, लेकिन ऑफिस का इसमें नहीं आएगा, गुड्स काउंट है ये। फॉलोइंग आर टेकन इनटू अकाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ रहे हैं इनको याद रखिए, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते रहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। एक तो है एलिमेंट्री स्टॉक, यानी जब ओपनिंग स्टॉक कितना था, जैसे 100 गुड। फिर परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज रिटर्न, जैसे गुड्स कितनी परचेज हुई है ना, हमने जैसे एलिमेंट्री स्टॉक 100 का था, फिर 200 की परचेज कर ली। अब उसमें से हो सकता है कुछ रिटर्न भी करी, तो उसका बैलेंस करना पड़ेगा कि परचेज ऑफ गुड्स में से परचेज रिटर्न घटा देंगे तो उसका बैलेंस आएगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स का। फिर उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स एंड सेल रिटर्न, ये भी हमें देखना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक देखना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी है और कैरिज कॉस्ट देखनी है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों रखते हैं? पहली बात, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस इसे पता चलता है। फिर उसके अंदर होता है नॉलेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नॉलेज होता है, हमें कंपैरिजन और कंट्रोल भी कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे हो रहे हैं उनका हमें डायरेक्ट वो पता चलता है इसमें। तो इस जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पता चलता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है सिक्योरिटी फ्रॉम फ्यूचर लॉसेज। अब हमने जैसे
गुड्स बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि कितना लॉस हो रहा है, कितने मतलब प्रॉफिट हो रहा है, आगे हमें लॉस होने की संभावना या संभावना हो तो हम अपनी जो जो सेल है, सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे गुड्स की, तो फिर वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अब प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपेरेशन से मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। तो डेबिट साइड में इसमें आता है ओपीडी। ठीक है, डेबिट साइड में इसमें आता है ओपीडी, यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड परचेज रिटर्न का बैलेंस। तीसरा फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कई तरह के हैं, वो जो डिटेल में हमें देखना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला है वेजेज एंड सैलरी। तो आप देखें कि जो वेजेज आएगी ना, वेजेज वो आएगी, वेजेज एंड सैलरी है ना वो इसमें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वेजेज जो है प्रोडक्शन पर ही दी जाती है, लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेज आएगी तो वो P&L अकाउंट में आएगी। वेजेज एंड सैलरीज यानी वेजेज पहले लिखा है तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि हम मजदूर लगाते हैं उनको प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए, एसआई भी लगा सकते हैं ना। लेकिन सैलरीज एंड वेजेज से हम अपना अंदाज़ा लगा दो कि सैलरी उनको ही दी जाती है जो स्थायी होते हैं, और स्थायी ऑफिस वाले होते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंडिचर तो इसमें लेना नहीं है, तो वेजेज एंड सैलरीज तो आएगी इसमें। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई मशीन है, ये एक्सेप्शन है इसमें, अगर कोई मशीन हमने नहीं खरीदी है, कंपनी ने जैसे 1 लाख की मशीन खरीदी और उसको लाने में खर्च हो गए 20,000 और उसको एस्टाब्लिश करने में खर्च हो गए 30,000, तो टोटल 1.5 लाख का खर्चा है ना, वो मशीन का ही खर्चा माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक मशीन को ऐसे ऐसे लगाया, तो ये भी देखते हैं कि उसको उस अकाउंट की बजाय दूसरे अकाउंट में लगा दिया, तो ये कौन सी तरह का एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आता है, कौन सी तरह का ये एरर है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होएगा ये। ठीक है, क्योंकि वो मशीन जो है लंबे समय तक काम आएगी, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको लगा दिया हमने। अगर हमने मशीन के लाने का, कैरिज का और एस्टाब्लिशमेंट का खर्चा मशीन अकाउंट के अलावा किसी अन्य अकाउंट में लगा दिया, किसी रेवेन्यू अकाउंट में, तो वो कैपिटल के बजाय रेवेन्यू में चलाया गया, और इसकी वजह से ये क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो इसको ध्यान रखें आप, ये मशीन के अकाउंट में जाएगा सीधा सीधा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया जाएगा मशीन, क्योंकि एक एसेट है, वो कोई गुड्स नहीं है, और ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आता है। अब दूसरा है सैलरीज एंड वेजेज आर नॉट टेकन इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब सैलरी जो होती है ना, सैलरी डिपेंड नहीं करती प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे चौकीदार लग रहा है, बंद है, तो भी उसको सैलरी मिल रही है, इसलिए सैलरीज एंड वेजेज एंड वो P&L अकाउंट में जाएगी। जबकि वेजेज एंड सैलरीज है ना, अगर पहले वेजेज एंड सैलरी लिखा है तो वो P&L अकाउंट में जाने की बजाय ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद आएगा कैरिज, कैरिज इनवार्ड्स फ्रेट्स, ये आएंगे, यानी सामान को लाने का, अंदर लाने का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कोयल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का लाइटिंग। तो फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री लाइटिंग कहाँ आएंगे, आप समझ लीजिए इसमें कि फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ठीक है, ये P&L अकाउंट में नहीं आएगी। ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग किस में आएगी, वो P&L अकाउंट में आएगी। अब डॉक चार्जेज हैं, क्योंकि डॉक यानी बंदरगाह के चार्जेज हैं, उसको लाने ले जाने, वस्तुओं को लाने ले जाने का है, और उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ऑक्ट्रॉय यानी नगर पालिका चुंगी है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है, जैसे पट्टा होता है ज़मीन का, वो उसको कहते हैं लीज, उसी तरह से खान से खनन करने की रॉयल्टी मिलती है कि इतने दिनों के लिए पैसा दे करके इतने दिन तक खनन कर सकते हैं, उसको कहते हैं रॉयल्टी। तो ये माइंस वगैरह में जो है रॉयल्टी होती है, तो वो अगर रॉयल्टी बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर ये रॉयल्टी सेल्स बेस पे लग रही है तो P&L अकाउंट में आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी रॉयल्टी को 2 अकाउंट में ले सकते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हैं, P&L अकाउंट में ले सकते हैं। अगर रॉयल्टी बेचने के बेस पे है तो वो P&L अकाउंट में जाएगी, अगर रॉयल्टी खनन के बेस पे है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, और कुछ भी नहीं दिया है रॉयल्टी के बारे में तो वो रॉयल्टी भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। अब इसके अंदर क्रेडिट साइड में क्या आता है, SC आता है, SC शेड्यूल कास्ट, कृपया बुरा नहीं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, तो उधर OPD आता है,
डेबिट साइड में और उधर आएगा एससी। अब डी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनमें आप देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है। उसके अलावा डेबिट साइड में इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज ये आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। और यहाँ पे फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो पी डी माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नीचे आ जाएगा। अभी हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है तो एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्या क्या आया, पापा, PAPA पापा, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक पूरे वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, क्योंकि उसमें पूरे वर्ष के लेन देन आ जाते हैं कि पूरे वर्ष में कितनी गुड्स खरीदी है, कितनी बेची है, गुड्स का ओपनिंग बैलेंस क्या था, गुड्स कितनी परचेज करी है, और उसके अलावा सेल्स कितनी हुई है, और क्लोजिंग स्टॉक, तो पूरे वर्ष का आता है। इस वजह से इसको फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। आगे आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में लिखाएगा एज ऑन एज एट आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ एक ही दिन की होती है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट पूरे वर्ष के होते हैं, इसलिए फॉर द ईयर एंडिंग वो लिखा रहता है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में। ये क्वेश्चन आया था बैलेंस शीट वाला इस बार, तो आप ध्यान रखें इसको। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने एग्जांपल थोड़ा सा दे रखा है, शो पोजीशन ऑफ फुल फाइनेंशियल ईयर, शोज पोजीशन ऑफ फुल फाइनेंशियल ईयर लिखा है। तो जैसे पर्टिकुलर्स में एक साइड में ओपनिंग स्टॉक 700 रुपये का, और परचेजेज है 1000, और फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 500। तो उसके बाद इधर देखते हैं कि सेल्स है 2000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 800। तो अंदाज़ा लगा लें आप कि अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आएगा, OPD जो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और सेल्स ज़्यादा होगी तभी होगा ना प्रॉफिट। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों जोड़ो, 2000 और 800 2800, और ये है 700, 1000, 1500, ये 2200, इसका मतलब 600 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो अगर 600 रुपये प्रॉफिट हो गया तो दोनों साइडों को बैलेंस करने के लिए जो साइड ज़्यादा होती है ना, एक साइड अधिक होगी, एक साइड कम होगी, यानी एक साइड डेबिट, या तो डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा। क्रेडिट ज़्यादा होता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब आप देखें जब बैलेंस करते हैं उस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंसिंग फिगर जैसे अगर इसमें क्रेडिट ज़्यादा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ज़्यादा होने से तात्पर्य है कि ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा अमाउंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट का, वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में लिख करके इस अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाता है। जैसे देखो आप डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है ना, और अगर इसका डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका तात्पर्य ये है कि ग्रॉस लॉस हो गया है, तो ग्रॉस लॉस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की बैलेंसिंग फिगर है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होएगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को तो हम यहाँ पे बैलेंस करके बंद कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, फिर अगले वर्ष खोलेंगे उसको, और वो जो ग्रॉस अमाउंट है जैसे 600 रुपये है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो P&L अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज डेबिटेड एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फिर आगे ट्रांसफर करा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल में चला ही जाता है ना, वही बात लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक इज डेबिटेड एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये ट्रांसफर की एंट्री है कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक है उसका क्या करेंगे लास्ट में, तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करा जाता है एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करा जाता है, ताकि इसको क्लोज करके क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है। अब आगे चलते हैं। क्लोजिंग एंट्री रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करने की ये एंट्रीज हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। पहले तो परचेज रिटर्न और परचेज अकाउंट दोनों का बैलेंस करा जाता है, यानी परचेज रिटर्न है उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट में सेल्स और सेल्स रिटर्न का बैलेंस करा जाता है, ये दोनों का करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स का है, तो पहले इनको क्लोज करने के लिए पहले क्या क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न और परचेज का बैलेंस करना पड़ेगा, सेल रिटर्न और सेल्स का बैलेंस। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड अकाउंट्स क्रेडिटेड, यानी जितने जो पहले डेबिट हो रहे थे ना, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज, यानी अपनी बुक्स में लेजर में क्या होता है, परचेजेज क्या होता है, हमने खरीदा तो परचेज अकाउंट गुड्स आ गई तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना हमेशा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ये सारे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में घुसेड़ देंगे अपन। इसका मतलब ये सारे अकाउंट है यहाँ से तो मामला घटा निकाल देंगे
और ट्रेडिंग अकाउंट में जमा कर देंगे मामला, ठीक है। यानी ये सारे अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज है, वेजेज है, इनका जो सारा जो डेबिट हो गया ना, जो भी डेबिट वाला है वो सारा क्रेडिट में चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो यहाँ पे पहले जैसे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉर्मल लेजर में क्या होता है, सेल यानी बिक्री, बिक्री यानी गुड्स गई, तो सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है लेजर में। तो यहाँ पर अपन बंद कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, अब बंद कर रहे हैं ना, तो सेल अकाउंट भी बंद कर रहे हैं एक तरह से, और क्लोजिंग स्टॉक भी बंद कर रहे हैं। तो कैसे बंद कर रहे हैं, सेल अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों को डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो बंद हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, और ट्रेडिंग अकाउंट से फिर हम बैलेंस निकालेंगे। देखो कैसे होता है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अब चीज़ें आ गई सारी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय जो पुराने जितने भी बैलेंसेज है गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स के, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के हम पुराने अकाउंट बंद कर रहे हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक बंद कर दिया, परचेज बंद कर दिया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह बंद कर दिए, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक बंद कर दिए, ये सारे अकाउंट बंद कर दिए हमने, ठीक है। क्योंकि फिर अगले साल दोबारा खोल लेंगे, लेकिन अभी लास्ट में हमें फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए इनको बंद कर दिया सबको, और बंद करके इनका जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बैलेंस उनको बंद करने के लिए क्या होगा कि जिस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो आप देखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं अपन, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया है ना, और जो अकाउंट थे ओपनिंग बैलेंस वाले, परचेजेज थे, और इनका रहता है हमेशा डेबिट बैलेंस, उनको क्रेडिट कर दिया, यानी उनको खाली कर दिया उन अकाउंटों को, और ट्रेडिंग अकाउंट में मामला भर दिया। और फिर बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बंद करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे पहले। तो बैलेंस से क्या पता चलेगा हमें, या तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा और या ग्रोस लॉस आएगा। यानी पहले सारे अकाउंट बंद करे, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करा, तो फिर उसमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आया। तो अब जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस है उसको हम P&L अकाउंट में ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाएगा। यानी इतने सारे अकाउंट अपने बंद हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट भी बंद हो जाएगा। फिर हम चलेंगे P&L में, और P&L से रिलेटेड दूसरे अकाउंट उसमें ले लेंगे P&L में, फिर उसका बैलेंस निकालेंगे P&L का, और P&L का बैलेंस निकल गया तो वो हमारा क्या आएगा, P&L का बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का आएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जाएगा वहाँ से, और वहाँ से जब P&L बंद करेंगे अपन तो उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे, और सारे अकाउंट बंद होकर के हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या